भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव के अभी कम होने के बाद हम नहीं जानते कि आगे दोनों देशों की सरकारें इसे किस प्रकार से देखेंगी और क्या कुछ सबक लेंगी। लेकिन बहुत कुछ विधेयात्मक नज़रिए से देखें तो यह दुनिया के दो सबसे बड़ी आबादी वाले देशों के बीच सहयोग और समर्थन का एक ऐसा युगांतकारी मोड़ साबित हो सकता है जो समूचे विश्व की राजनीति में सुपर पावर के सारे संतुलन को बुनियादी रूप से परिवर्तित कर सकता है। इसी बुनियाद पर आगे का समय सही मायनों में एशिया का समय साबित हो सकता है। इसी संदर्भ को लेकर कॉस्मो ह्यूमनिज्म के संशोधक व प्रवर्तक धीमान विजय मानकर ने करीब 40 मिनट के एक वीडियो में अपने विचार साझा किए हैं, जिसमें उन्होंने भारत चीन सीमा विवाद की समस्याओं के साथ उसके समाधानों का मार्ग भी प्रतिपादित किया है, जो केवल भारत चीन के हितार्थ नहीं बल्कि दुनिया के लिहाज से भी अति महत्वपूर्ण है और विशेष भी। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर सुने। हो सकता है कि आप विवाद की असली समस्याओं को इसके माध्यम से आसानी से समझ सकेंगे और इसके मायने भी तलाश पाएंगे। तो चलिए हम आपको सुनाते हैं कॉस्मो ह्यूमनिस्ट और एपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीमान विजय मानकर का यह वीडियो। आज हम जो है वो भारत चीन और भारत चीन के साथ में जो एशिया पैसिफिक रीजन है, जिसको मैं नया नाम दे रहा हूँ गोंडवाना पैसिफिक रीजन, उसके अंदर ये जो टेंशन्स हो रहे हैं और इसके साथ थोड़ा सा जो इंटरनेशनल ऑर्डर के अंदर में जो जियोपॉलिटिक्स चल रहा है उसके ऊपर में हम बात करेंगे। विशेषता फोकस भारत और चीन के बीच में जो द्वंद्व चल रहा है उसके ऊपर ये रहेगा। और सबसे पहले 15 जून को जो भारतीय सेना के 20 जवान जो है वो शहीद हुए हैं, उनको हम आदरांजलि देते हैं और जो है इस बात को आगे बढ़ाते हैं। इंडिया चाइना का ये जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है इसका मेजर रीज़न जो है दो मेजर रीज़न्स हैं। मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो हमें ये लगता है कि ये बेसिकली जो लंबी बॉर्डर है, लगभग 4056 किलोमीटर की जो बॉर्डर है, वो उसका जो डिस्प्यूट है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का जो डिस्प्यूट है, उसका जो सेटलमेंट नहीं हुआ इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि बॉर्डर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी जो है एग्रीमेंट 1993 में हुआ नरसिम्हा राव जी के पीरियड में, जब प्राइम मिनिस्टर थे नरसिम्हा राव। लेकिन उसके बावजूद जो है अभी तक एलएसी जो है उसका फाइनल सेटलमेंट जो है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का जो फाइनल सेटलमेंट है, उसकी जो डिमार्केशन है, उसकी जो बाउंड्री को जो है वो डिमार्केट करके, नेचुरल बाउंड्रीज को डिमार्केट करके इंटरनेशनल बाउंड्री का उसका जो स्टेटस दिलाना है, वो जो है क्लियर ना होने की वजह से ये डिस्प्यूट जो है वो बार बार होता है। हमने देखा कि पहले डोकलाम में हुआ था, अभी गलवान में हुआ, फिर पेंगोंग सो लेक में जो फिंगर 8 से फिंगर 4 तक का जो एरिया है उसमें डिस्प्यूट हुआ, फिर डेप्साम में हुआ, डेप्साम के साथ में हॉट स्प्रिंग्स में हुआ। ये जो लद्दाख का जो रीजन है, बेसिकली ये जो बॉर्डर है इंडिया और चाइना का, इसके 3 रीजन्स है। एक वेस्टर्न रीजन है, एक ईस्टर्न रीजन है और एक सेंट्रल रीजन है। वेस्टर्न रीजन यानी लद्दाख को लगकर जो सियाचिन ग्लेशियर तक का जो बेल्ट जा रहा है वो वेस्टर्न रीजन है। ईस्टर्न रीजन जो अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम का बेल्ट है उसको ईस्टर्न रीजन कहा जाता है। और जो सेंट्रल रीजन है, जो हिमाचल प्रदेश और बिहार को, जो नेपाल को लग के जो पोर्शंस के बॉर्डर्स आती है, उसको सेंट्रल रीजन कहा जाता है। अभी ये जो मेजर डिस्प्यूटेड जो रीजन है, वो मेजर डिस्प्यूटेड जो रीजन्स है वो बेसिकली वेस्टर्न रीजन है और ईस्टर्न रीजन है। अब ये 2 रीजन्स में डिस्प्यूट इसलिए है क्योंकि चाइना हरदम जो है वो अरुणाचल प्रदेश पर अपना क्लेम करते रहा है, सिक्किम के कुछ पोर्शंस पर क्लेम करते रहा। एक बीजेपी के सांसद ने अभी ये कहा कि एक डिस्ट्रिक्ट में जो है सुकिरेसी कुछ डिस्ट्रिक्ट में जो है चाइना जो है वो एलएसी के अंदर आया। और ये जो पोर्शन है, जो लद्दाख का जो पोर्शन है, जो जब हमने लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाई जम्मू कश्मीर के साथ में 370 को और 335A को जब हमने एबॉलिश किया इंडियन पार्लियामेंट ने, और जब उसके बाद उसको यूनियन टेरिटरी बनाई, उसके बाद में जो है चाइनीज़ जो आर्मी है, जो पीएलए जो है ज़्यादा एक्टिव हुई है। और लद्दाख का जो पोर्शन है वो इसलिए सेंसिटिव है, चाइना के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ अक्साई चीन है जो 1962 में चाइना ने जो है वो ऑक्यूपाई किया था। और ये जो पूरा बेल्ट है वो तिब्बत से लग के है। और चाइना के जो 4 प्रॉब्लम्स है वो 3T and 1H, तो 3T and 1H जो चाइना के प्रॉब्लम्स है, तो उसमें वेस्टर्न एंड नॉर्दर्न रीजन ऑफ चाइना के हिसाब से, चाइना के मैप को यदि देखेंगे, इंडिया के नॉर्दर्न पोर्शन में है, नॉर्दर्न ईस्टर्न पोर्शन में, तो एक है तिब्बत और दूसरा है ईस्टर्न तुर्कमेनिस्तान। तो ये जो जिसको उगिर प्रोविंस भी बोला जाता है, वहाँ पर जो है चाइना का तिब्बत और युगिर जो मुस्लिम्स हैं, तो वहाँ के ईस्टर्न तिब्बत का जो है वो ईस्टर्न तुर्कमेनिस्तान का
बेसिकली चाइना में एक प्रॉब्लम है। और अगर हम साउथ चाइना सी के तरफ आएंगे तो ताइवान और ताइवान के साथ अभी हांगकांग के अंदर में जो डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो ये जो है वो चार जो है वो मेजर कंसर्न्स है चाइना के। उसमें जो तिब्बत का जो रीजन है, हम सब जानते हैं कि जैसे 1 अक्टूबर 1949 को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बना और हम 26 जनवरी 1950 को इंडिया आया और लगभग 49 में ही हमने 26 नवंबर को जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने। यानी हमारा दोनों का जो पीरियड है इंडिपेंडेंट कंट्रीज बनने का वो ऑलमोस्ट ऑल जो है वो सेम है। और अभी जो तिब्बत है वो तिब्बत ऑटोनोमस रीजन है, और तिब्बत ऑटोनोमस रीजन जो है वो तिब्बत का जो कल्चरल और जो पॉलिटिकल इंटीग्रेशन है टोटल जो चाइना में होना चाहिए वो पूरी तरह से नहीं हुआ। और क्योंकि अक्साई चीन जो है वो तिब्बत को लगकर है, इसलिए चाइना के लिए ये पोर्शन जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है लद्दाख के बॉर्डर का। इसलिए हम देख रहे हैं कि वहाँ ज़्यादा जो है स्क्रिमेशेस हो रही है और ज़्यादा जो है वो डिस्प्यूट्स हो रहे हैं। दूसरा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम का जो पोर्शन है जो भूटान से बेसिकली लगता है इंडिया चाइना भूटान का, वो एक डिस्प्यूटेड एरिया है। तो जो LAC है, तो LAC का जो सेटलमेंट है और इंटरनेशनल बॉर्डर का डिमार्केशन करके उसको जो डिक्लेयर करना है, ये दो जो इश्यूज है जो है वो सॉल्व नहीं हुए। वो बेसिकली हमको अपेरेंटली लगता है कि ये जो है वो डिस्प्यूट का एक मेजर कारण है। लेकिन थोड़ा सा अगर हम इसको इंटरनेशनल रिलेशंस में और जियोपॉलिटिक्स के नज़रिए से देखें तो भारत और चीन दोनों ऑलमोस्ट ऑल पॉपुलस कंट्रीज है। 140 करोड़ लगभग हमारी आबादी हो रही है, उनकी आबादी लगभग 147 करोड़ के आसपास चाइना की आबादी है। चीन जो है वो दूसरा आर्थिक जो है वो पावर है दुनिया के अंदर में, उसका अभी GDP लगभग 14 ट्रिलियन डॉलर्स है। US का जो नॉमिनल GDP है वो 21 ट्रिलियन डॉलर्स है और इंडिया का जो GDP है वो 3 ट्रिलियन डॉलर्स है। तो पॉपुलेशन में भारत और चाइना भले ही समान हो, लेकिन GDP के मामले में लगभग जो है वो 4.5-5 गुना ज़्यादा जो है वो डिफरेंस है चाइना और इंडिया के GDP में। ये एक पहला पॉइंट है जिसको समझना होगा। अब अगर GDP परचेसिंग पावर पैरिटी को यदि हम देखते हैं तो अमेरिका से आगे जो है वो GDP का जो है चाइना का GDP अगर परचेसिंग पावर पैरिटी को देखा जाए, यानी डॉलर और रेनबी की एक्सचेंज वैल्यू को अगर मान लीजिए इक्वलाइज कर दिया जाए, एक बास्केट में उसके गुड एंड सर्विसेज को यदि जो है वो नापा जाए, जिसको परचेसिंग पावर पैरिटी कहा जाता है, तो चाइना का GDP 27 ट्रिलियन डॉलर्स है और लगभग 5 ट्रिलियन डॉलर से जो है वो यानी 21-22 ट्रिलियन डॉलर जो है वो अमेरिका का GDP आता है। चाइना का GDP और US के GDP में 5 ट्रिलियन डॉलर्स का डिफरेंस होता है यदि परचेसिंग पावर पैरिटी को यदि देखा जाए। तो ये एक जो मेजर जिसको हम पावर रिलेशंस कहते हैं कि जो रीजनल पावर्स है वो ग्रेट पावर्स होते हैं और ग्रेट पावर्स से इंटरनेशनल पावर्स, रियल इंटरनेशनल पावर या ग्लोबल पावर जिसको हम सुपर पावर के तरफ कहते हैं, वो थियरीज होती है। तो 3 स्टेजेस है या 4 स्टेजेस हम मान सकते हैं। एक सब रीजनल पावर होता है, फिर उसके बाद रीजनल पावर होता है, उसके बाद ग्रेट पावर होता है और ट्रूली सुपर पावर जो इंटरनेशनल सुपर पावर कहते हैं वो होता है। तो आज के तारीख में हम सब जानते हैं कि भले ही USSR के डिसइंटीग्रेशन के बाद में जो है वो मल्टीपोलर वर्ल्ड बनने की शुरुआत हुई है और इमर्जिंग जो है वो पोल्स हुए हैं। पहले हम सब जानते हैं कि USA और रशिया दोनों के बीच में कोल्ड वॉर तक 1989 तक जो है वो दुनिया बटी हुई थी, लेकिन उसके बाद में जो है इमर्जेंस ऑफ चाइना है, इमर्जेंस ऑफ इंडिया है, फिर कई छोटे छोटे देश है जैसे ब्राज़ील जैसे कंट्रीज ऊपर आ रही है, ये यूरोपियन यूनियन एक ब्लॉक बन गया, ऑफ कोर्स वो नाटो में है अमेरिका के साथ में। तो अभी जो है बेसिकली जो है सुपर पावर की कंपटीशन में, क्योंकि अमेरिका सुपर पावर है और चाइना ऑलमोस्ट ऑल ग्रेट पावर हो गया है, एशियन पावर होके ग्रेट पावर हो गया है। तो इसलिए क्योंकि मिलिट्री टर्म्स में भी चाइना ऑलमोस्ट ऑल, अगर रशिया और चाइना का अगर हम कंपैरिजन करें तो ऑलमोस्ट ऑल चाइना जो है वो 3rd नंबर से 2nd नंबर की तरफ मिलिट्री पावर भी बन रहा है। तो इकोनॉमिक पावर चाइना 2nd नंबर पर है और मिलिट्री पावर जो है वो 3rd नंबर पर है, ऑलमोस्ट ऑल 2nd नंबर पर जो है वो चाइना जो है मिलिट्री पावर बन रहा है। अमेरिका नंबर 1 इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर है। जो हार्ड पावर्स एंड सॉफ्ट पावर्स की जो थ्योरी है उसमें मोटे तौर पे आपको समझाता हूँ कि हार्ड पावर्स में मिलिट्री पावर एंड इकोनॉमिक पावर जो है और जो आपकी डेमोग्राफी है, ये 3 चीज़ों को जो है और आपकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी और नॉलेज की जो कैपेसिटी है, इनको मिला के हार्ड पावर्स जो है वो माना जाता है। यानी कोई भी बड़ा देश जो है अगर उसको
पावर, ग्रेट पावर्स बनना है तो हार्ड पावर्स उसके पास होना चाहिए। हार्ड पावर्स यानी उसकी पॉपुलेशन बड़ी अच्छी होनी चाहिए, उसकी टेरिटरी और पॉपुलेशन अच्छा होना चाहिए। दूसरी उसकी नॉलेज एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो इंस्टीट्यूशंस और कैपेसिटी है, जिसको हम ह्यूमन डेवलपमेंट या ह्यूमन कैपिटल कह सकते हैं, वो स्ट्रांग होना चाहिए। उसके साथ में उसकी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। और चौथा जो है उसका मिलिट्री पावर जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए। अब मैं मिलिट्री पावर पे जब आ रहा हूँ तो डोमेन्स ऑफ मिलिट्री पावर भी मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहूँगा। पहले लैंड, सी एंड एयर, ऐसे 3 डोमेन्स ही मिलिट्री पावर में माने जाते थे। लेकिन अभी लगभग 6 डोमेन्स और उसमें 7वां जो है जिसको डिटरेंट पावर्स कहा जाता है, वैसे 7 डोमेन्स जो है वो वॉरफेयर के हुए हैं। कौन से 7 डोमेन्स है वॉरफेयर के, इसको समझने की ज़रूरत है। एक मिलिट्री यानी लैंड, दूसरा एयर, तीसरा सी, ये 3 है। लेकिन इसमें अभी 3 और एडिशंस है। एयर के साथ एरोस्पेस आया है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारा जितना कम्युनिकेशंस है वो कम्युनिकेशंस जो है वो सैटेलाइट से जुड़ा हुआ है, और सैटेलाइट्स जो है वो स्पेस के अंदर में है। तो एयर एंड एरोस्पेस यानी स्पेस तक के जो है वो डोमेन ऑफ वॉर हो गया है। क्योंकि आपका कोई भी कम्युनिकेशन सिस्टम है, चाहे आपका मिसाइल्स हो या चाहे आपके और भी कोई वेपनरी हो या मूवमेंट ऑफ लैंड फोर्सेस हो, जब तक सैटेलाइट पोजीशनिंग से आपको डेटा नहीं मिलेगा, करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, तब तक आप गाइड नहीं कर सकते कि आपके मिलिट्री को किधर मूव होना है या मिसाइल्स को किधर मूव होना है। तो अभी एयर के साथ एरोस्पेस यानी स्पेस एक डोमेन हो गया है। फिर सी के साथ अंडर सी यानी सी के जितने डेप्थ तक जो है वो एक डोमेन हो गया है, क्योंकि वहां पर भी बहुत सारे हथियार जो है वो छुपा कर रखे गए हैं। और उसके साथ में जो है साइबर एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग, क्योंकि एक्सोस्केलेटन्स जो है ये भी जो है अभी सैनिकों के लिए बनाए जा रहे हैं। तो साइबर वॉरफेयर, उसके साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूजेज एंड एक्सोस्केलेटन्स, ये एक जो है 6वां डोमेन हो गया है। और कन्वेंशनली जिसको सबसे लास्ट डिटरेंट माना जाता है, न्यूक्लियर पावर, उसको हम 7वां डोमेन समझ सकते हैं, जिसको मैट भी कहा जाता है, म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन कहा जाता है, जिसको कोई कंट्री जो है वो यूज करना नहीं चाहती, वो दैट इज द लास्ट ऑप्शन जो है वो। और इसके साथ केमिकल एंड बायोलॉजिकल वॉरफेयर को भी जो है वो आप जोड़ सकते हैं। तो वर्चुअली 7 डोमेन्स ऑफ वॉर हो गए हैं: लैंड, एयर, एरोस्पेस, सी, डीप सी, साइबर एंड इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग, एंड उसके बाद न्यूक्लियर, केमिकल एंड बायोलॉजिकल वॉरफेयर। तो इस तरह से जो है वो 3 जो डोमेन्स ऑफ वॉरफेयर थे, वो अभी मॉडर्न वॉरफेयर है उसमें 7 डोमेन्स ऑफ वॉरफेयर हो रहे हैं। और मिलिट्री वॉरफेयर में जो ये 7 डोमेन्स ऑफ वॉरफेयर जिसके स्ट्रांग होंगे, उसकी सुपर पावर बनने की या ग्रेट पावर बनने की जो है वो प्रोबेबिलिटी जो है बढ़ जाती है। ये हार्ड पावर्स के साथ सॉफ्ट पावर्स होते हैं। क्या सॉफ्ट पावर्स होते हैं कि वो आपकी नेशनल लीडरशिप कैसी है, और आपका एज अ कंट्री इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में इंटरनेशनल लीडरशिप क्या है, आपके नॉर्म्स क्या है, नॉर्म्स यानी आप डेमोक्रेटिक कंट्री है या नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है, और साथ में आपकी डिप्लोमेसी कैसी है, और आपका जो है वो रूल बेस्ड सिस्टम कैसा है कंट्री में, और वर्ल्ड लेवल के ऊपर में आप कैसे रूल बेस्ड काम करते हैं। तो इनको सॉफ्ट पावर्स कहा जाता है। तो किसी भी कंट्री को अगर ग्रेट पावर या सुपर पावर बनना है तो ये हार्ड पावर एंड सॉफ्ट पावर के जो पैरामीटर्स है, वो कंट्री जितनी जितनी आगे जाएगी उस तरह से वो ग्रेट पावर या सुपर पावर बनती है। अगर इन पैरामीटर्स को यदि हम अभी देखें और उसमें अगर इंडिया और चाइना को यदि हम एक मोटे तौर पर कंपेयर करें, तो हम ये देख रहे हैं कि चाइना ऑलरेडी ग्रेट पावर बन चुका है। इंडिया रीजनल पावर, साउथ एशिया का सब रीजनल पावर है। लेकिन इंडिया जिस तरह से हम लोग अभी डेवलपमेंट के तरफ जा रहे हैं, या हमारी जो फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस पॉलिसी हो रही है, तो आने वाले 15-20 सालों में हम ग्रेट पावर हो सकते हैं, प्रोवाइडेड हम उस तरह का जो मैंने हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर्स बोले उनको जो है हम डेवलप करें, और इंटरनेशनल रोल को यदि हम प्ले करें, तो इंडिया भी आने वाले समय में 15-20 सालों में जो है वो ग्रेट पावर बन सकता है। उसके बाद में सुपर पावर की जो प्रोसेस है वो आफ्टर 2050 क्या होगी, वो बाद की स्टेप्स के ऊपर डिपेंड है। और चाइना वर्चुअली इज अ ग्रेट पावर, ग्रेट एशियन पावर हो गया है, और वर्ल्ड के अंदर में जो है वो ग्रेट पावर हुआ है। और अभी सुपर पावर जो है वो बनने का जो प्रोसेस है वो चाइना उस प्रोसेस में है, और अमेरिका ऑलरेडी सुपर पावर है। उसको इस चीज़ का डर है कि उसका सुपर पावर स्टेटस चाइना के वजह से जाएगा, और इसके वजह से इंटरनेशनल रिलेशंस में, और जो एशिया पैसिफिक का जो रीजन है, जिसको मैं गोंडवाना पैसिफिक रीजन कह रहा हूँ, तो क्योंकि भारत को हमने नया नाम भी
सजेस्ट किया गोंडवाना का। तो गोंडवाना पैसिफिक रीजन में ये जो है वो बहुत बड़ा जो है वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। अब इसमें जो है जो चाइना का ग्रेट पावर बनने की जो चाइना ड्रीम है, जो जी जिनपिंग है, जो जी जिनपिंग जो अभी उनके प्रेसिडेंट है, और कम्युनिस्ट पार्टी जो चाइना की जो है सीसीपी जिसे कहा जाता है, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के जो है वो हेड भी है और प्रेसिडेंट भी है चाइना के जो है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के। उन्होंने 2013 में चाइना ड्रीम का एक सपना रखा कि भाई चाइनीज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशलिज्म के आधार पर हम चाइना के लोगों को ऊपर उठाएंगे, चाइना को एक डेवलप्ड और प्रॉस्परस नेशन बनाएंगे, और फिर दुनिया में इस बात को कितने लोग मान सकते हैं बगैर हेजीमोनी के, बगैर वॉर के, इसके तरफ हम काम करेंगे। तो इसमें जो है दो इंपॉर्टेंट पहलू है जिसके ऊपर चाइनीज ड्रीम बेस्ड है। एक पहलू जो है मॉडर्नाइजेशन ऑफ पीएलए। तो मॉडर्नाइजेशन ऑफ पीएलए जो है, तो पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो है, जो बेसिकली चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का जो है वो आर्म्ड विंग है, और वो माओ के पीरियड से ही रहा है। अगर हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो इस बात को समझ में आएगी। लेकिन चाइना, हमको ये समझना चाहिए कि सिंगल पार्टी स्टेट है, और सिंगल पार्टी स्टेट होने की वजह से चाइना में कम्युनिस्ट चाइनीज पार्टी ही सब कुछ है, और पीएलए जो है वो सीसीपी का जो है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का जो है वो आर्म्ड विंग है। यानी पूरे चाइना का जो मिलिट्री जो है वो पीएलए है। पीएलए का मॉडर्नाइजेशन के जो पेपर्स आ रहे हैं, वाइट पेपर्स ऑफ चाइनाज डिफेंस या मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस के ऊपर जो वाइट पेपर्स आ रहे हैं, उसको यदि देखते हैं तो अभी मॉडर्नाइजेशन ऑफ पीएलए जो है पिछले 8-10 सालों से ज़्यादा जो है वो स्ट्रांगली जो है वो स्टार्ट हुआ है। पर्टिकुलरली 2015 से आगे बहुत ज़्यादा रैपिड जो है वो एडवांस टेक्नोलॉजी के आधार पे मॉडर्नाइजेशन जो है वो पीएलए कर रही है। अब पीएलए का यदि हम कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को देखते हैं तो जो चाइनीज़ मिलिट्री कमीशन है, सीएमसी जिसको कहा जाता है, उसके बाद हम एक्चुअल मिलिट्री केस में आएंगे। तो पीएलए आर्मी, पीएलए नेवी, पीएलए एयरफोर्स, ये तीन बेसिक जो है वो उनके जैसे हर कंट्री के होते हैं वो है। उसके साथ पीएलए रॉकेट फोर्स यानी मिसाइल फोर्स जो है वो एक चौथा बहुत बड़ा उन्होंने उसका कैटेगराइजेशन किया है। उसके बाद में स्ट्रेटेजिक फोर्सेस को किया है, और फिर लॉजिस्टिक सपोर्ट्स को जो है वो किया है। इस तरह से पीएलए जो है वो 6 पार्ट्स में जो है वो डिवाइड हुई है। अभी डिवाइड यानी इंटीग्रेटेड हुआ है। और जो थिएटर कमांड्स है वो 5 थिएटर कमांड्स जो है चाइना ने बिल्डअप किया है, जिसमें नॉर्दर्न थिएटर कमांड है, फिर तिब्बतन थिएटर कमांड है, उसके बाद में ईस्टर्न थिएटर कमांड है, और सेंट्रल थिएटर कमांड है, और सदर्न थिएटर कमांड है। इस तरह से उन्होंने 5 जो है वो थिएटर कमांड किए हैं। और इसका जो है इंटर थिएटर जो डोमेन है, इसके अंदर में जो है वो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। इसका जो है वो स्ट्रेटेजिक जो फोर्सेस है चाइना की, और लॉजिस्टिक जो सपोर्ट है पीएलए का, उसके अंदर में उसका जो है उन्होंने डेवलपमेंट स्टार्ट किया है। और 2020 तक मैकेनाइजेशन होना चाहिए पीएलए का, ये वाइट पेपर उनका कह रहा है। 2035 तक एकदम जो है मॉडर्न जो है वो पीएलए का एकदम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के आधार पे मॉडर्नाइजेशन हो जाएगा पूरी तरह, ये उन्होंने बोला है। और 2049 जब 100 साल पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को पूरे होंगे, तब जो है वो ग्लोबल वॉरफेयर पीएलए करने लायक होगी, ऐसा ये वाइट पेपर्स जो है वो कह रहे हैं। यानी 50 ईयर्स के विजन को लेकर जो है वो चाइना डेवलप हो रहा है। और ये हम जानते हैं कि माओ से लेकर डेंग, और डेंग से लेकर जी जिनपिंग तक चाइनीज जो है वो लॉन्ग टर्म पॉलिसी के ऊपर केवल थिंक नहीं करते, उस पर काम भी करते हैं। ये हम लोगों को सारी बातें अच्छे से मालूम है। उसी तरह से यदि हम भारत को भी देखें तो भारत भी जो है मिलिट्रीली डेवलप हो रहा है, लेकिन इकोनॉमिकली पिछले 6 सालों में यदि हम मोदी गवर्नमेंट का कार्यकाल देखते हैं तो 8% ऑफ जीडीपी से पहले हम कोरोना लॉकडाउन के पहले 4.5% ऑफ जीडीपी तक नीचे आ गए थे, और अभी तो हम माइनस में जो है वो चले गए हैं। तो माइनस कितना होगा ये तो अभी, और जितना लॉकडाउन आगे बढ़ेगा या हमारा बिजनेस और इकोनॉमी नॉर्मल नहीं होगी तो उसके तब तक जो एग्जैक्ट कैलकुलेशंस नहीं आएंगे। पर माइनस जो है जीडीपी 0 के नीचे -5 से -10 के बीच में जाने की उम्मीद है भारत की जीडीपी, लेकिन कितना लंबा चलेगा उससे पता होगा। लेकिन भारत के अंदर में जो हमारा मिलिट्री, एयरफोर्स और नेवी जो है, और बाकी वॉरफेयर्स में भी एडवांसमेंट हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हम मिलिट्रीली तो स्ट्रांग बन रहे हैं, लेकिन इकोनॉमिक पावर इंडिया को बनने के लिए, और जो डिफरेंस है, चाइना 70% से ज़्यादा जो प्रोडक्शन है R&D और उसके जो
हथियार है वो खुद बना रहा है, और इंडिया जो है 70% से ज़्यादा अमेरिका से, इजराइल से और फ्रांस से और ब्रिटेन से और रशिया से खरीद रहा है। ये दोनों का बीच में का एक मेजर डिफरेंस है जिसको हमें जो है वो मीट आउट करने की ज़रूरत है आने वाले समय में। अब इसके साथ में जो चाइना ड्रीम का जो सपना है, एक मॉडर्नाइजेशन जो है उसको मॉडर्न वॉरफेयर के लिए पीएलए को डेवलप करना, ये एक उसका मेजर स्ट्रेटेजिक पॉइंट था। दूसरा जो उसका मेजर जो चाइना ड्रीम का पार्ट है वो है OBOR, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, जो पुराना सिल्क रोड है। तो पुराने सिल्क रोड में एशिया यानी एशियन की कंट्रीज, उसके साथ सेंट्रल एशिया, उसके साथ यूरोप, फिर अरब कंट्रीज एंड अफ्रीकन कंट्रीज, इसमें लगभग 70 कंट्रीज को जोड़ने का वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव का प्रोजेक्ट है। और उसमें से पर्टिकुलरली पाकिस्तान के साथ में सीपेक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है, जो गिलगिट पाकिस्तान के एरिया से, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जिसको हम कहते हैं, वहाँ से वो रोड निकलकर गवादर पोर्ट तक जा रहा है। और गवादर पोर्ट जो है वो पर्ल्स ऑफ स्ट्रिंग जो है, वो जो समुंदर यानी एक ये जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है वो जा रहा है लैंड रूट जो है, और दूसरा जो जा रहा है समुंदर के माध्यम से, जो साउथ चाइना सी से लेकर जो है वो अफ्रीका तक, और उधर से फिर जो है यूरोप और अमेरिका तक जो है वो जो है अटलांटिक ओशन के तरफ में जो है वो जाएगा। और इसमें जो है हम जानते हैं जैसे हम्बोटा जो श्रीलंका के अंदर में जो है वो एक नेवल बेस जो है चाइना डेवलप कर रहा है। फिर जो है गवादर पाकिस्तान में एक जो है बिजनेस पोर्ट प्लस जो स्ट्रेटेजिक पोर्ट वो होगा मिलिट्री का, वो डेवलप कर रहा है। और हॉन्डुरस में जो है डिस्ब्यूटी में जो है वो चाइना ने एक नेवल बेस को डेवलप किया है। तो चाइना जो है वो नेवल बेसिस को डेवलप कर रहा है ब्लू वाटर नेवी को डेवलप करने की तरफ में, क्योंकि अमेरिका की नेवी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो उसका जो है अगर उसको बैलेंस करना है तो ब्लू वाटर नेवी उसको बनाना पड़ेगा। तो अभी कम से कम 3:1 इतना रेशो अमेरिका के फेवर में है, तो उसको वो ऑफसेट करना चाहता है। उस लिहाज से भी वो ब्लू वाटर नेवी इंटरनेशनल ओशंस में कहीं भी जा सके और कहीं से भी वॉर करने की कैपेबिलिटी हासिल कर सके, इस तरह से उनका डेवलपमेंट चल रहा है। जो मोटा हम जो वाइट पेपर्स देख रहे हैं उसको पढ़ने से ये बात हमको समझ में आ रही है। अब इसके साथ चाइना जो थर्ड एक चाइनीज ड्रीम बात कह रहा है, तो वो ये कह रहा है कि भाई जो चाइनीज वर्जन ऑफ सोशलिज्म है, जो बेसिकली यदि हम मार्क्सिज्म को पढ़ते हैं तो ये डायलेक्टिक मटेरियलिज्म है। देखिए दो महत्वपूर्ण बातें हैं कि चाइना जो आधार पे है वो बेसिकली जिसको साइंटिफिक सोशलिज्म मार्क्स ने कहा, मार्क्सिज्म में कहा जाता है, वो प्लस कन्फ्यूसिज्म में जो हार्मोनी विथ नेचर है या ह्यूमन वर्च्यूज के जो सिद्धांत प्रिंसिपल्स दिए हैं कन्फ्यूशियस ने, उसका जो हार्मोनी है, उसका जो फ्यूजन है, यानी डायलेक्टिक मटेरियलिज्म या साइंटिफिक सोशलिज्म एंड कन्फ्यूसिज्म, इसको मिला के चाइना जो है वो अभी आज डेवलप हुआ है। वो उनका थिंकिंग है, उस तरह का जो है वो उनका साइंटिफिक थिंकिंग ऑफ माइंडसेट है। वो रिलीजन को जो है वो बिलीव नहीं करते, ये एक बात जो है वो दुनिया में क्लियर है। और वो डेमोक्रेसी को भी जो है वो बिलीव नहीं करते, भले ही वो एक कंसल्टेटिव डेमोक्रेसी के फॉर्म को अडॉप्ट करते हैं, दैट इज, बट उसको हम क्लासिकल सेंस में डेमोक्रेसी नहीं कह सकते, पर वो कंसल्टेशन में बिलीव करते हैं। अब तीसरी जो बात जो चाइना कह रहा है कि भाई जो ये हेजिमोनी है, जो वेस्ट की हेजिमोनी है, पर्टिकुलरली अमेरिका के नेतृत्व में जो वेस्ट की हेजिमोनी है, वो दुनिया में ख़त्म होना चाहिए, और हेजिमोनी दुनिया में नहीं होना चाहिए, और मल्टीपोलर वर्ल्ड होना चाहिए जिसमें हर कंट्री जो है उसको डेवलपमेंट करने का जो है वो अधिकार हो, और वो जो है हार्मोनी और पीस में दुनिया रह सके। एक व्यू उसने जो है जिसको न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बोला जा रहा है, वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनाने की बात भी जो है वो चाइना साथ में कर रहा है। तो तीन चीज़ें मैंने बताई, एक पीएलए का जो है वो मॉडर्नाइजेशन, दूसरा वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, और साथ में सीपेक और पल्स ऑफ स्ट्रिंग, ये एक ही चाइना को बड़ा इकोनॉमिक पावर बनाने का ये प्रोजेक्ट नहीं, साथ में ग्लोबल इंटीग्रेशन कर चाइना के साथ में हो 70 से ज़्यादा कंट्रीज का, ये उसके पीछे का थिंकिंग है, और उसके आधार पे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनाने का थिंकिंग है। तो ये चाइना का जो थिंकिंग है इसको हमें समझने की ज़रूरत है। अब इस लिहाज से अभी जो इंडिया है, अभी क्योंकि चाइना और इंडिया का एलएसी जो है वो सेटल्ड नहीं है, इंटरनेशनल बॉर्डर डिक्लेयर होके उसका आर्बिट्रेशन जो है होने की ज़रूरत है ताकि फिर कोई डिस्प्यूट ना हो, और इसको सॉल्व करने में हम लोग अभी तक सफल नहीं हुए हैं।
नेहरू जी के पीरियड से ये चला है, और फिर बाद में इंदिरा गांधी के पीरियड में सबसे ज़्यादा ब्राइट इसमें जो है वो चांस था, पर इंदिरा गांधी जी का पीरियड ज़्यादा लंबा नहीं चला जब इनिशिएटिव हुआ, क्योंकि इंदिरा गांधी को डेंग ये चाहते थे कि इंदिरा गांधी चाइना में आए, लेकिन उस समय ये सेटलमेंट नहीं हो पाया एलएसी का। फिर 93 में बॉर्डर एंड पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट नरसिम्हा राव जी के पीरियड में हुआ, और उसके बाद में जो है छोटे मोटे जो है एग्रीमेंट्स होते रहे, लेकिन उससे पूरा एलएसी का सेटलमेंट नहीं हुआ, और इंटरनेशनल बॉर्डर का जो सेटलमेंट होना चाहिए, तो ये जो है वो दो चीज़ें जो है अनरिजॉल्व है। लेकिन इसके साथ में इंडिया और चाइना का कहीं ना कहीं कंपटीशन भी चल रहा है। वो इसलिए चल रहा है क्योंकि इंडिया को भी लगता है, और ये नेचुरल एस्पिरेशन है कि भाई हमको भी ग्रेट पावर बनना है, और ये नेचुरल है और ये होने वाला है, तो इसके बीच में कंपटीशन चल रहा है। अब यहाँ पर दिक्कत यह है कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो जो है वो चाइना के साथ में जो है मिलकर जो हम एशियन सेंचुरी की बात जो होने लगी है, और कि भाई जब ब्रिटिशर्स लोग, पोर्चुगीज लोग, फ्रेंच लोग, जब दुनिया में कॉलोनियलिज्म जब था, उसके पहले, कॉलोनियलिज्म के पहले यानी 1950 के पहले लगभग जो है वो इंडिया और चाइना जो है और ईरान, ये तीन कंट्रीज ही ट्रेड में सबसे ज़्यादा आगे थी ग्लोबल ट्रेड के अंदर में। लेकिन उसके बाद में जब कॉलोनियलिज्म बढ़ा, वास्को डिगामा और क्रुक्स के जो एक्सपीडिशंस हुए, जो नेवल एक्सपीडिशंस हुए, उसके बाद कॉलोनियलिज्म आया, ब्रिटिश कॉलोनीज बनी, फिर फ्रेंच कॉलोनीज बनी, पोर्चुगीज कॉलोनीज बनी, और इसके बाद में अमेरिकन भी थोड़ी कॉलोनीज थी, इधर जापान की थोड़ी कॉलोनीज थी, चाइना और कोरिया में जापान की कॉलोनीज रही है। तो जब कॉलोनियलिज्म के पहले इंडिया, चाइना एंड ईरान ये तीनों बिजनेस ट्रेड में सबसे ज़्यादा आगे थे, लेकिन कॉलोनियलिज्म के बाद में जो है इंडिया और चाइना का डाउनफॉल हुआ, और लगभग 100 साल तक चाइना में जो है सब्जुगेशन रहा, ओपियम वॉर्स तक रहा। फिर सिन यट नान, जिनको फादर ऑफ चाइनीज नेशन बोला जाता है, वहाँ से चाइनीज रिवाइवल की जो नेशन की जो है वो शुरुआत हुई। फिर माओ का पीरियड है, और फिर डेंग, और फिर अभी जी जिनपिंग का ये एक पीरियड है। हमारे देश में हमने देखा कि आज़ादी का आंदोलन चला, फिर संविधान बना, और वहाँ से लेके फिर इंडिया का एक मार्च है। अब ये जो सिनारियो है उसमें इंडिया जो है वो चाइना के साथ मिलके जो एशियन सेंचुरी का जो सपना है उसको शेयर नहीं कर पा रहे हैं। हम जो है अभी भी जो है ये जो है नहीं सोच पा रहे कि भाई हम एशियन सेंचुरी में चाइना एंड इंडिया कैन बी इक्वल पार्टनर्स इन द एशियन सेंचुरी। ये बात जो है अभी तक, या एशियन यूनियन की जैसी जो बात है, जैसे यूरोपियन यूनियन हुआ है, वैसे एशियन यूनियन की बात जो है वो अभी तक हम कंसेप्चुअलाइज नहीं कर पा रहे हैं। और इसकी वजह से ये हो रहा है कि जिसको क्वाड्रा कहा जा रहा है, यानी अमेरिका, इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, तो ये क्वाड्रा फोर्सेज जो है वो चाइना को कंटेन करने के लिए अमेरिका ये कर रहा है। या पेंटा, उसमें अगर साउथ कोरिया को मिला लीजिए तो पेंटा हो जाता है। उसके साथ अगर चाइना का काउंटर स्ट्रेटेजी देखे तो उसका क्वाड्रा हो जाता है चाइना, पाकिस्तान, ईरान एंड सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो है वो उसका हो जाता है। साथ में नॉर्थ कोरिया को मिला लीजिए आप। तो इस तरह से चाइना को कंटेन करने के लिए अमेरिका क्वाड्रा पेंटा बनाने में लगा हुआ है, इंडिया उसका पार्ट है। चाइना उसको काउंटर करने के लिए नॉर्थ कोरिया के साथ में फिर सेंट्रल एशिया, पाकिस्तान एंड ईरान को जो है वो मिलाने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरह से जो है चाइना और अमेरिका के बीच में जो वन अपमैनशिप है सुपर पावर बनने की, तो उसका कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, और इंडिया उसमें जो है वो अमेरिका के साथ में है। ये क्लियर जो है वो पॉलिसीज प्रोक्लेम्ड है। हम उसके साथ में जो है वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स कर रहे हैं अमेरिका के साथ में, और ये जो है वो मेजर जो है वो कॉन्फ्लिक्ट का रीज़न है जो जिसे हमें समझने की ज़रूरत है। अब यहाँ पर हमें ये सोचना है कि इंडिया एशियन सेंचुरी का जो ड्रीम है उसमें क्या हम चाइना के साथ मिलकर एक इक्वल पार्टनर बन सकते हैं, और अगर ऐसा होता है तो आधे से ज़्यादा दुनिया की जो आबादी है जो यूरेशिया में रहती है, बेसिकली एशिया में रहती है, दुनिया की आधे से ज़्यादा आबादी, और जो सही मायने में पीछे है क्योंकि एशियन कंट्रीज पीछे है, तो इनका डेवलपमेंट होने में एट पार विद द वेस्ट जो है वो वेस्ट ऑलरेडी डेवलप्ड रीजन है। तो यूरोप हो या नॉर्दर्न अमेरिका हो पर्टिकुलरली, वो ऑलरेडी डेवलप्ड है। तो उनके पार पर सिविलाइज्ड लाइफ में जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ ऊपर आए, उसको लेकर जो है क्या वी शुड शेयर द एशियन ड्रीम of the 21st century, we have to decide upon this, or we should become a secondary partner of the US to contain China. But अभी देखिए आप पूरी दुनिया चाइना की बात कर रही है, हम चाइना की बात कर रहे हैं, अमेरिका चाइना की बात कर रहा है,
और बाकी कंट्रीज भी चाइना की बात कर रही है. तो इट इज बीइंग इनडायरेक्टली रिकॉग्नाइज्ड दैट चाइना इज ऑलरेडी अ ग्लोबल पावर एंड टू बिकम a superpower today or tomorrow, it's a matter of another decade or 2 decades or so. इकोनॉमिक पावर में तो 2030 में चाइना नॉमिनल जीडीपी में यूएस को क्रॉस करेगा. मिलिट्री पावर में ऑलमोस्ट ऑल 2040 तक जो है वो चाइना जो है वो क्रॉस कर लेगा यूएस को. तो चाइना का राइज जो है, अगर इंटरनेशनल वर्ल्ड वॉर 3 नहीं होता है और जो होना नहीं चाहिए, तो चाइना विल बिकम अ ग्लोबल पावर, ट्रूली इंटरनेशनल पावर, सुपर पावर तो चाइना बनेगा. यूएस में रिमेन अगर वो रहता है, वो ठीक से अपने कंट्री को डेवलप करता है हार्ड पावर एंड सॉफ्ट पावर्स में, तो यूएस ऑलरेडी है, इट विल बी एबल टू रिटेन. और इंडिया जो है वो ग्लोबल पावर बनेगा और 2050 के बाद हो सकता है सुपर पावर के तरफ में भी इंडिया का भी जो है वो मार्च हो सकता है. बट अगर हम ये कॉन्फ्लिक्ट में चले जाते हैं तो इस कॉन्फ्लिक्ट में ये हो सकता है कि ये लाइकलीहुड है कि इंडिया चाइना के बीच में जो आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट है वो बढ़ सकता है. और अगर आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट इंडिया चाइना के बीच में बढ़ता है तो वो बहुत डिवास्टेटिंग होगा. केवल एशिया के लिए डिवास्टेटिंग नहीं होगा, पूरे दुनिया के लिए भी डिवास्टेटिंग हो सकता है. उसमें कौन कंट्री जीतेगी कौन नहीं जीतेगी, ये जो पागलपन है कि उन्होंने 20 मारे हमने 40 मारे, ये जो पागलपन है ये वो काम नहीं करने वाला है. जब एक्चुअल वॉर होता है तो उसको कोई विन नहीं करता है, क्योंकि इतना ज़्यादा मॉडर्न जो है वो वेपन्स है. हमारे पास भी सुपरसोनिक वेपन्स है, हमारे पास भी न्यूक्लियर वेपन्स है, आज हमारे पास भी स्पेस में सैटेलाइट्स है, और हमारे पास में भी जो है वो हमारी नेवी जो है वो कम से कम इंडियन ओशन में बहुत स्ट्रांग है. हमारी एयरफोर्स लगभग 4थे नंबर की जो है वो दुनिया में मानी जाती है, आर्मी हमारी मानी जाती है. और चाइना के पास में हाइपरसोनिक वेपन्स है, उनका खुद का जीपीएस सिस्टम जो है बेड्यूइन जो जीपीएस सिस्टम है जो अभी 2020 में लॉन्च होने जा रहा है. और उसके पास में साइबर वॉरफेयर में चाइना बहुत ज़्यादा आगे है, उसके पास भी न्यूक्लियर वेपन्स है. तो इसमें यह कह लेना कि भाई ये युद्ध हो जाएगा और इसको कोई भी कंट्री जीत जाएगी, मैं समझता हूँ कि ये ठीक नहीं है. ये लेह में जाके सुदर्शन चक्र वगैरह की बात करना और वीरता की बात करना एक धर्म ग्रंथ के सार से या उपदेश से, मैं समझता हूँ कि ये वास्तविक नहीं है. मोदी जी को ये जो कह रहे थे लेह में जाकर कि सुदर्शन चक्र घूमेगा और फिर बाद में जो है वीरता से हम जो है पराक्रम कर लेंगे, और ये सारा जो उनकी जो बात है युद्ध की, तो ये कभी भी जो है वो युद्ध से किसी चीज़ का समाधान दुनिया में कभी नहीं हुआ है. ना महाभारत काल में हुआ है, ना सेकंड वर्ल्ड वॉर तक हुआ है. तो इस बात को मोदी जी ने ठीक तरह से समझ लेना चाहिए. और ये वॉर ऐसा है कि ये वॉर को कोई जीत नहीं पाएगा, क्योंकि ये वॉर में इतने ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव वेपन्स हैं कि अगर वो चला दिए जाए तो इंसान को मारने के लिए कोई जो है वो ज़्यादा देर नहीं लगती है. क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के भी जो है वो आज हथियार हैं, लेज़र के हथियार हैं, उसके बाद में फिर साइबर वॉरफेयर में बहुत सारा जो है वो हथियार है, और न्यूक्लियर हथियार तो है ही, और साथ में बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन्स भी जो है उसको भी कंट्रीज यूज़ कर सकती है. तो मैं समझता हूँ कि ये कोई कन्वेंशनल वॉर नहीं होगा जो पहले हुआ करता था. तो इसलिए युद्ध हो जाए और युद्ध में भारत जीत जाए या चीन जीत जाए, ये दोनों संभव नहीं है. और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान भी इधर में है, चाइना भी इधर में है, और ये बड़ा डिवेस्टेटिंग वॉर हो सकता है जिसमें भारत के साथ बाकी ये दोनों कंट्रीज भी डिस्ट्रॉय हो सकती है. एशिया में बहुत बड़ा इसका रेपरकेशन हो सकता है और वर्ल्ड में भी रेपरकेशन होगा. तो मैं समझता हूँ कि इसमें इंडिया की फॉरेन पॉलिसी जो है उसको समझदारी लेने की ज़रूरत है. और क्योंकि चाइना का राइज इनएविटेबल है, इंडिया का राइज भी इनएविटेबल है. अमेरिका और वेस्ट अगर अच्छे से करे तो वो मेंटेन कर सकते हैं. तो मुझे ऐसा लगता है कि अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया से हमारा ये क्लियर व्यू है कि हमको इस ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट में ना जाते हुए हमको अपने कंट्री को जो है हार्ड पावर्स एंड सॉफ्ट पावर्स में डेवलप करना चाहिए. बेसिकली जो है, देखिए हम हांगकॉन्ग के ऊपर बात करते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, ह्यूमन राइट्स के वायलेशंस की बात कहीं पर भी हम बात कर सकते हैं. पर हमने कश्मीर में 6 महीना 8 महीना जो है जब 370 और 335 इक्वलिटी आया तो वहाँ पर जो है हमारे ह्यूमन राइट्स के वायलेशंस हुए. हमारी सुप्रीम कोर्ट ने तक उसके तरफ में ध्यान नहीं दिया. फिर बाद में जो है हमारे देश में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इतने बड़े पैमाने पर है, दलित्स के साथ में, आदिवासियों के साथ है, पिछड़ों के साथ है, माइनॉरिटीज़ के साथ में, श्रमिकों के साथ में, महिलाओं के साथ में है. तो ये ह्यूमन राइट्स के वायलेशन है. क्या हमको उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए? अभी यूएस में हमने देखा कि यूएस के अंदर में रेसिज्म का मुद्दा इतना बड़ा जो है वो फ्लॉयड के मर्डर के बाद में जो है बड़े पैमाने पर इमर्ज हो रहा है.
और वहाँ स्टैचूज गिराए जा रहे हैं। किस लिए स्टैचूज गिराए जा रहे हैं? क्योंकि उसको माना जा रहा है कि भाई कॉलोनियल माइंडसेट से जो है वो लीडर्स ने काम किया है। तो मैं ये समझता हूँ कि जब हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं तो ह्यूमन राइट्स केवल हांगकांग में अप्लाई नहीं होता है, वो भारत में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन पर भी अप्लाई होता है 100 करोड़ लोगों पर। और फिर वो रेसिज्म का मुद्दा है तो अफ्रीकन अमेरिकन पर भी जो है लागू होता है, और रेड इंडियंस पर भी लागू होता है अमेरिका के अंदर में जो है वो। तो जो है या लैटिनोस के अंदर भी ऊपर भी लागू होता है जो यूएस में हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई भारत ने डबल स्टैंडर्ड्स को नहीं अडॉप्ट करना चाहिए, एक यूनिफॉर्म डिफेंस पॉलिसी को बनाना चाहिए, और इम्पॉर्टेंट है कि फॉरेन पॉलिसी को बनाना चाहिए, और जो हमारा विजन है उसको दुनिया को शेयर करना चाहिए। अगर चाइना कहता है कि भाई हम चाइनीज सोशलिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स पर मॉडर्न चाइना, डेवलप्ड चाइना को बनाकर हम दुनिया को एक मॉडल देना चाहते हैं, तो हम अपना एक मॉडल डेवलप करें कि भाई हम जो है वो डेमोक्रेसी के आधार पर जो है, ह्यूमन राइट्स के आधार पर, रूल ऑफ लॉ के आधार पर हम जो है वो दुनिया को क्या दे सकते हैं, दुनिया को कैसे बेटर बना सकते हैं। मैं समझता हूँ कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी और जो डिफेंस पॉलिसी है इस पर जो है वो गाइडेड होना चाहिए। ऑफकोर्स हमको अपने डिफेंस की तैयारी करना चाहिए, अपना प्रोटेक्शन करने का राइट हर एक कंट्री को है, हर इंसान को है, उसके ऊपर में कोई हमको डिलाइट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप देखिए अभी मिलिट्री के होड़ में आखिरी में हम आर्म्स को इतना ज़्यादा खरीद रहे हैं, इतना ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, आखिरी में इसका फ़ायदा किसको हो रहा है? जो आर्म्स बनाने वाली इंडस्ट्रीज है उनको हो रहा है, कोई कॉमन व्यक्ति को इसका फ़ायदा तो नहीं हो रहा है। कई वो पैसा एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में, हेल्थ में, हाउसिंग में, सोशल सिक्योरिटी में जो है वो पैसा लग सकता है, उसका एक पोर्शन उसमें नहीं लग रहा है। अल्टीमेटली जो है बड़ी जो मल्टीनेशनल जो आर्म्स को बनाती है उनको जो है वो पैसा इसका शेयर जा रहा है। तो डिफेंस भी जो है जब तक ये आर्म रेस रहेगा तब तक डिफेंस एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा हर कंट्री का रहेगा, और उससे जो ह्यूमन डेवलपमेंट और ज़्यादा पीछे आएगा। तो इंडिया को जो है वो इस बात पर सीरियसली सोचना चाहिए। अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया का ऑफिशियल व्यू है कि हम एशियन ड्रीम को जो है वो शेयर कर सकते हैं चाइना और बाकी कंट्रीज के साथ। ऑफकोर्स हम भी ग्लोबल पावर बनने के रास्ते पर हैं, और चाइना को इसको एग्री करना होगा, वेस्ट को इसको एग्री करना होगा। और अमेरिका चाइना का ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वन अपमैनशिप का, सुपर पावर के, इसमें हमको नहीं जाना चाहिए। अमेरिका और चाइना से हमको न्यूट्रल रहना चाहिए, और एशियन ड्रीम को जो है वो शेयर करना चाहिए अपनी सिक्योरिटी को मेंटेन करते हुए। और यदि हमको 21वीं शताब्दी में सही में राइज होना है तो देखिए आप ये जो एक धर्म का जो सार दे रहे हैं या हिंदुत्व की जो बात बता रहे हैं, इससे ये नहीं होगा। या कोई और धर्म की बात कर रहे हैं, फिर और कोई उपदेश की बात आप कर रहे हैं, या कोई सूत्र की बात कर रहे हैं, उससे ये बात नहीं होगा। कॉस्मो ह्यूमैनिज्म से इसका समाधान आ सकता है। और जब मैं कॉस्मो ह्यूमैनिज्म कह रहा हूँ तो शॉर्ट में 3 बातें कह रहा हूँ। एक, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। दूसरा, ह्यूमैनिज्म, यानी हमको जो है साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन में सबसे बड़ा जो है वो पावर बनना होगा। और अगर वो पावर बनना है तो कोई हम इधर का मैन्युफैक्चरिंग, उधर का मैन्युफैक्चरिंग, इधर का एग्रीमेंट, उधर का एग्रीमेंट करके केवल नहीं हो सकते सुपरफिशियली। भारत की 1% से ज़्यादा आबादी को साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर में, R&D के अंदर में जाना होगा। इसका अर्थ बिल्कुल स्पष्ट है कि भारत के एजुकेशनल सिस्टम प्राइमरी लेवल से लेके जो हायर एजुकेशन है और रिसर्च तक का जो है उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बड़े प्रखरता से पढ़ाने की ज़रूरत है। और जो धर्म के आधार पर इंडिया की संकल्पना अभी तक चली वैदों के समय से, उसको हमको डिस्कार्ड करना पड़ेगा कि धर्म से इसका समाधान नहीं आएगा, इसका समाधान विज्ञान से आएगा। ये पहली बात को हमें ध्यान में लेने की ज़रूरत है। दूसरी, हमारी जो पॉलिसी है वो मानवता के आधार पर होना चाहिए। और जब हम मानवता कह रहे हैं तो भारत के 140 करोड़ लोग ये मानव हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कलर, क्रीड एंड कम्युनिटी एंड स्टेट एंड लैंग्वेज एंड ऑल दोस थिंग्स। और उसका हर एक का जो है हम ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे करें, जिसको मैं बेसिकली E4H2S2R2 कहता हूँ, बार बार कहता हूँ। एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, एंडोमेंट्स, हेल्थ, हाउसिंग, स्किल, सोशल सिक्योरिटी, रिप्रेजेंटेशन, एंड जिनको ज़रूरत है उनके लिए रिजर्वेशन। तो ये जो पॉलिसीज है जिसमें ह्यूमन डेवलपमेंट और ह्यूमन कैपिटल हो सकता है। हिंदू मुस्लिम का झगड़ा, जातियों का झगड़ा, फॉरवर्ड बैकवर्ड का झगड़ा, इसको जो है वो इंडिया को छोड़ना पड़ेगा। केवल मानवतावाद के आधार पर भारत में कोई भेदभाव ना हो, डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इसकी पॉलिसीज बनानी पड़ेगी। और हर इंडियन को उस लेवल पर लाना होगा। केवल अंबानी के या अडानी के या टाटा के कुछ लोगों के ऊपर आ जाने से जो है ये बात नहीं होगी। ऑफकोर्स कुछ कंपनीज बड़ी रहेगी, छोटी रहेगी, वो अलग बात है, पर वो जो डेवलपमेंट है उसमें शेयर हर इंडियन का हो, ये जो है वो मॉडल इंडिया को डेवलप करना पड़ेगा। इन्हें एक तरह का नया इकोनॉमिक मॉडल जो प्रैग्मेटिक हो, जो ह्यूमैनिस्टिक हो, जो सस्टेनेबल हो, उसको भी बनाने की ज़रूरत है।
तो दो बातें महत्वपूर्ण कह रहा हूं कि साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन और ह्यूमैनिज्म, ये नेचर को समझते हुए, कॉस्मोस को समझते हुए और हमारी दुनिया को समझते हुए, ये बातों को यदि इंडिया डेवलप कर सके और साथ में हम डेमोक्रेटिक कंट्री है तो डेमोक्रेसी का, ह्यूमन राइट्स का, रूल ऑफ लॉ का मॉडल जो है वो हम दे और हम ये बताएं कि चाइनीज जो ड्रीम है उसमें जो चाइनीज सोशलिज्म है, जो चाइनीज वर्जन ऑफ सोशलिज्म है, उसमें भी वीकनेसेस है और उससे अच्छा ये मॉडल हो सकता है कॉस्मो ह्यूमनिज्म का। ये यदि हम करने में सक्षम होते हैं तो मैं समझता हूं कि ये कॉन्फ्लिक्ट भी जो है वो टलेगा और एशियन ड्रीम पूरी होगी। उसमें ऑलरेडी वेस्ट डेवलप्ड हुआ है तो जो एशिया के साथ में अफ्रीका और लैटिन अमेरिका भी डेवलप्ड होगा और सही मायने में इंसान जो है वो धरती पर सुख और समृद्धि से जो है वो रह पाएगा। मैं समझता हूं कि ये कॉस्मो ह्यूमनिज्म का जो है वो समाधान जो है वो हमें ध्यान में लेने की ज़रूरत है और भारत को मोदवेडची गोंडवाना बनाकर ये काम हो सकता है। ये अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया का स्पष्ट व्यू है कि हमारी ये पॉलिसी है और इसलिए भले ही हम हमारे देश की सुरक्षा के साथ हैं, हमारी सेना के साथ में है, अगर हमारे देश पर कहीं कोई आक्रमण होता है तो हमको सबको उसको सपोर्ट करना है, लेकिन हिंदुत्व का जो ये वॉरफेयर का जो मैडनेस है कि भाई हम अखंड भारत बनाएंगे, उसके लिए वॉर होना चाहिए, जो सावरकर का बेसिक थ्योरी था कि बगैर मिलिट्री वॉरफेयर के कोई कंट्री बड़ी नहीं होती। मोदी जी ने लेह में जाकर कोई नई बात नहीं बोली, वो सावरकर ने ऑलरेडी बोली है और वॉर को इनेविटेबल माना है और उसमें हिंदुत्व के थ्योरीज को यदि हम पढ़ेंगे तो आप बहुत डीप में वी एंड आवर नेशन और डिफाइंड के पहले हिंदुत्व हिंदू से लेकर बाद में जितने आरएसएस के पेपर्स है या इनका जो थिंकिंग है उसमें क्लियर कहा गया कि इस्लामिक कंट्रीज हमारी दुश्मन है और कम्युनिस्ट कंट्रीज या सोशलिस्ट कंट्रीज हमारी दुश्मन है। डेमोक्रेटिक कंट्रीज हमारी मित्र है क्या, इसको भी हिंदुत्व जो है वो क्लियर नहीं किया है क्योंकि डेमोक्रेसी की संकल्पना हिंदुत्व में नहीं है। अगर ऐसी होती है तो भारत के अंदर इतना कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को हिंदुत्व नहीं मानता। तो इसलिए भले ही हम अपने देश के साथ हैं, अगर हमारे देश पर कोई आपदा आती है तो अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया हम अपने कंट्री को सबसे पहले डिफेंड करेंगे, लोगों को डिफेंड करेंगे। लेकिन हिंदुत्व का जो ये मैडनेस है, जो मोदी जी की पॉलिसीज जो है, ये ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर में एक का पार्टनर बन के, एक ब्लॉक का पार्टनर बन के डिस्प्यूट के तरफ जाने की जो पॉलिसीज है उसको हम एग्री नहीं करते। ना ही हम कांग्रेस की इन पॉलिसीज को एग्री करते थे, ना हम बीजेपी की इन पॉलिसीज को एग्री करते हैं। भारत को मोदवेडची गोंडवाना बना के, गोंडवाना पैसिफिक रीजन डेवलप करके एशियन ड्रीम जो है उसके साथ वर्ल्ड ड्रीम बने और कॉस्मो ह्यूमनिज्म के आधार पे एक नई दुनिया का जो है वो निर्माण हो, जो साइंटिफिक दुनिया हो, जो ह्यूमैनिटेरियन दुनिया हो, जो इगैलिटेरियन यानी विषमता जिसमें ना हो और वो मोदवेडची यानी एनलाइटेंड वर्ल्ड हो। ये संकल्पना हम अपने तरफ से दे रहे हैं और अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया इस विषय पर स्पष्ट है कि हम इसको परस्यू करेंगे। जय विज्ञान, जय इंसान, जय संविधान।